गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। आज हम यहाँ पर देखेंगे सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। तो इसको देखते हैं कि होता क्या है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जैसे कोई गलनांक के बारे में बताया था, जब ठोस क्या है द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे हम गलनांक कहते हैं। और हमने जब बताया था कि क्वथनांक क्या होता है, तो जब कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है जिस ताप पर होता है उसे हम उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं, तो क्वथनांक कहते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया था। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन को इस प्रकार से परिभाषित करना कि जब कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। किसमें हो जाता है? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अगर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो इस जो प्रोसेस है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर परिभाषा हम लिख दे रहे हैं कि कोई ठोस पदार्थ है, अगर ये क्या हो जाए, इसको आप हीट करें यहाँ पर, यानी कि ऊष्मा दें और ये किसमें कन्वर्ट हो जाए? सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए। इसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर। एग्जाम्पल में जैसे हो गया आपका आयोडीन I2 हो गया, NH4Cl हो गया, नौशादा कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड। और हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं? कपूर। आपने तो देखा होगा कि जैसे घर में पूजा वगैरह होती है तो कपूर को जलाया जाता है। तो कपूर जब जलता है तो ठोस रहता है, आपने देखा व्हाइट कलर का होता है, और जब ये जलता है तो सीधे गैस में चेंज हो जाता है, कोई भी द्रव नहीं छोड़ता। तो अगर ऐसी कोई प्रोसेस हो रही है, प्रक्रिया हो रही है, तो उसी प्रक्रिया का नाम दिया गया है ऊर्ध्वपातन। ठीक है? तो यहाँ पर आयोडीन को या नौशादा को या कपूर को आप अगर जलाते हैं, इसके अलावा और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आपने इसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं। इसको अगर इसको आप वायु में रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए खुले में, तो ये क्या है? सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं नौशादा के बारे में, आपके एनसीईआरटी में बताया भी गया है कि किस प्रकार से ये वाष्प में है। तो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा फिगर बना के आपको बता रहा हूं। ये हमारे पास एक हमने ले लिया यहाँ पर चाइना डिश ले लिया। क्या ले लिया? चाइना डिश ले लिया। इस चाइना डिश में हमने क्या कर दिया? थोड़ा सा NH4Cl ले लिया और इसको हमने इस तरह से व्यवस्थित कर दिया। एक यहाँ पर उल्टी कील लगा के रख दिया। उसको थोड़ा सा और क्लियर करके बनाएं तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। इस तरह से हमने लिया, यहाँ पर चाइना डिश ले लिया। चाइना डिश में हमने ये नौशादा हमने रख दिया। इसको कुछ हमने एक उल्टी कील के माध्यम से हमने यहाँ पर से ढक दिया। जब इसको हम यहाँ पर हीट करेंगे, हीट करने पर जब यहाँ से हम, तो ये जो है ये यहाँ पर गैस के आपके पार्टिकल इस तरह से दिख रहा है। तो ये जो है देखिए ठोस क्या है, सीधा यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो गया है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो प्रोसेस है
आता है NH4 या कपूर, तो आप इसमें ऐसा करके देख सकते हैं। ये क्या है, आपकी उल्टी टीप है। यहाँ पर हमने कॉटन का वूल लगा दिया ताकि ये गैस बाहर न निकलने पाए। ये यहाँ पर क्लॉथ कहलाता है हिंदी में। ये चाइना डिश है, चाइना डिश। ये बुनसन बर्नर है, ठीक है। ये जो है आपका NH4Cl है। इस तरह से इसका जो पिक्चराइजेशन करेंगे। तो अभी आपने देख लिया ऊर्ध्वपातन क्या है। अब हम यहाँ पर आते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका और इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है, वह क्या है आपका वाष्पीकरण। क्या है यहाँ पर, वाष्पीकरण। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का और अंतिम टॉपिक है वह वाष्पीकरण है। तो ये वाष्पीकरण होता क्या है, तो अगर जो आपका द्रव है उसके क्वथनांक से नीचे वाष्पित हो रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। परिभाषा आपको दे दिया गया है नोट्स में, तो वहां से आप याद कर लीजिए। यहाँ पर मैं इस प्रक्रिया को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे इसको आप समझेंगे एक्चुअली में वाष्पीकरण होता क्या है। तो देखिए जो वाष्पीकरण है इसको कई कारक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। तो पहला है सतही क्षेत्रफल। पहला जो कारक है एक एक करके समझेंगे हम फिर इनको। दूसरा जो है ताप, तीसरा जो है आर्द्रता, और जो अंतिम है वो क्या है, तीसरा हो गया, चौथा जो है हवा। तो ये जो कारक हैं ये वाष्पीकरण को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। अब सतही क्षेत्रफल का मतलब क्या है, सतही क्षेत्रफल का मतलब है कि कोई एक छोटा सा बर्तन हमने ले लिया और एक यहाँ पर बड़ा सा बर्तन ले लिया, इसमें भी वाटर है और इसमें भी वाटर है। तो जब हम इसको हीट करते हैं, यहाँ पर हीट करेंगे, यहाँ पर इसको हीट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से जो गैस या वाष्प बन रही है वो ज्यादा मात्रा में बनती है, यहाँ से कम मात्रा में बनती है। अब इसको दैनिक जीवन में कैसे आप देखते हैं, तो आपने देखा होगा जब कपड़े आप धुलते हैं तो कपड़े धुलने के बाद सुखाने के लिए जाते हैं उसको फैला देते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है। जबकि अगर कोई कपड़ा आप ऐसे ही धो के ऐसे ही रख दीजिए, उसको सिकोड़ के रख दीजिए तो वो क्या है, सूखने में समय लेता है। तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा सतह उसको मिलती है उतना तेजी से उसमें जो पानी के कण हैं वो वाष्पीकृत होते हैं। दूसरा बात यहाँ पर है ताप। ताप से मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में और ठंडी के दिनों में कपड़ा अगर सुखाएं और आप समय नोट करें तो आप देखेंगे कि गर्मी के दिनों में जो कपड़े हैं वो तेजी से सूखते हैं। क्यों? क्योंकि जो अणु हैं टेम्परेचर बढ़ने से उनकी औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है। औसत गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो आसानी से क्या है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, ताप के कारण आपने देख लिया, सतही क्षेत्रफल के कारण। अब आर्द्रता के कारण देखते हैं। अगर मान लीजिए आर्द्रता कैसे प्रभावित करती है, तो आप देखिए कि बरसात के दिनों में पहले जानते हैं कि आर्द्रता होती क्या है। तो वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है उसे क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आपने ऐसा पेपरों में कई बार पढ़ा होगा, अपने आसपास के लोगों से सुना भी होगा कि बरसात के दिनों में जो जलवाष्प होती है यानी पानी की जो बूंदें होती हैं उसकी मात्रा वायु में अधिक हो जाती है, जबकि गर्मी के दिनों में उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आर्द्रता वायु में कम है तो
वहां पर वाष्पीकरण तेजी से होगा, क्योंकि वायुमंडल में क्या है जल वाष्प के कण कम है, तो यहाँ से जल आसानी से वो वहां पर जा सकते हैं, कहाँ वायु में। लेकिन बरसात के दिनों में आप अगर देखें तो जो जल वाष्प के कण हैं वो आसानी से नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में या वायु में पहले से अतिरिक्त जल वाष्प विद्यमान है। इसलिए वाष्पीकरण अगर आर्द्रता ज्यादा रहती है तो वाष्पीकरण की गति धीमे होती है, और अगर आर्द्रता की मात्रा वायु में कम होती है तो वाष्पीकरण की मात्रा वाष्पीकरण जो है तेजी से होता है। क्लियर? हवा देखिए, आप अगर घर में या कहीं पर अगर हवा में कपड़े बगरा देते हैं, सुखाते हैं, तो होता क्या है कि कपड़ा आसानी से सूखता है, लेकिन अगर उसी को आप बिना हवा में सुखाएं तो वो थोड़ा समय लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो जलवाष्प के कण हैं वो हवा के साथ क्या है उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, जिससे वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि वाष्पीकरण होता क्या है और वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो आज आपका जो ये चैप्टर 1 था वो समाप्त हुआ। अब हम चैप्टर 2 में आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।